अग्नि 5 मिसाइल के अंदर वो एक एमआईआरवी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। अब ऐसा है कि चाइना के इंटरसेप्टर्स भी अ, इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। हम चाहे तो हम उनको डरा भी सकते हैं कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड भेज सकते हैं। इस सब चीज़ से चाइना डरा हुआ है। चाइना को समझ में आ गया कि भारत के साथ दोस्ती करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि आज की डेट में उनके पास हमारे जो मिसाइल्स हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। चाइना को भी समझ में आ रहा है कि उसके डिफेंस सिस्टम्स भारत की कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर भी नहीं पाएँगे। तो इसका मतलब है कि चाइना को भी मालूम है और वो हमसे आज दोस्ती की बात कर रहा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक डिफेंस अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और अपडेट ये है कि डीआरडीओ ने डिक्लेयर कर दिया है कि अग्नि 5 मिसाइल जो है 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता है। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। इस पर हम चर्चा करेंगे और लगातार जो भी डिफेंस अपडेट्स होते हैं वो हम आपके साथ लाते हैं। और जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में भारत तरक्की कर रहा है, एक के बाद एक हम डीआरडीओ के हवाले से या फिर ओवरऑल जो भी डिफेंस अपडेट्स होते हैं भारत में, उस पे हम बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है, और जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और जो अपडेट्स हैं, वो अपने आप में ये दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ कॉर्पोरेशंस भी आप सबके सामने है कि भारत डिफेंस कॉर्पोरेशन भी कई सारे बड़े देशों के साथ कर रहा है, जिसमें फ्रांस, भारत, रशिया, कई सारे ऐसे बड़े देश हैं। और ब्रह्मोस की बात करते हैं तो कई सारे देशों को ये भी दे रहा है। तो आज का जो अपडेट है उस पे हम बात करेंगे अग्नि 5 जो डीआरडीओ ने डिक्लेयर किया है कि 4 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। समझेंगे हमारे आज के मेहमान उमेश अग्रवाल जी से। बहुत-बहुत स्वागत है उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अ, सो अंबर जी एक हैप्पी। बहुत दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, हुँ, क्योंकि जो अग्नि का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मैं आज से नहीं बहुत सालों से देख रहा हूँ। जिसमें आपने देखा है कि कैसे अभी अग्नि 1 से अग्नि 5 हमने बना ली है हुँ, और इसके अंदर इसकी रेंज भी हमने बढ़ाई है। और जो ताज़ा रेंज है अग्नि 5 की, वो बताया जाता है 5 से 8,500 किलोमीटर है। पर हुँ, जो रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे हैं, जो भारत के नहीं, अब्रॉड के, वो बोल रहे हैं कि भारत की अग्नि मिसाइल की रेंज बहुत ज़्यादा है, जो वो बोलते हैं वो ऐसा है नहीं। तो इसको एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं हुँ, और ये बहुत बड़ी मिसाइल होती है। इसकी जो पेलोड है, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप कैरी कर सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि आपने बताया था कि डीआरडीओ जो भारत की डिफेंस अनुसंधान इंस्टीट्यूशन है, अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अ, अग्नि 5 मिसाइल के अंदर वो एक एमआईआरवी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। तो ये एमआईआरवी है क्या? आप लोग ये समझ रहे होंगे। तो ये होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स। मतलब ट्रेडिशनली क्या होता था कि इससे पहले जो अग्नि 5 में एक मिसाइल में एक ही वॉरहेड होता था। तो अगर आप समझ लीजिए, आपने मिसाइल के अंदर वॉरहेड रख दिया, न्यूक्लियर मिसाइल का पेलोड रख दिया, अब आप चाइना की तरफ समझ लीजिए आप शंघाई की तरफ भेज रहे हैं। तो चाइना के जो मिसाइल्स डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं, वो ग्राउंड में इसको कैच कर लेते। अपनी तरह से वो एक इंटरसेप्टर मिसाइल भेजते। तो कहीं न कहीं जाके इसको क्रैश करके हवा के अंदर ही इसको न्यूट्रलाइज़ कर देते थे। अब इस मिसाइल में क्या है कि आपने जैसे बताया कि 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम ले सकते हैं। अभी वही मिसाइल में हम अगर समझें, हमने चाइना की तरफ मिसाइल भेजा है। अभी हुँ, टारगेट है शंघाई है, ग्वांग्झू है, बीजिंग है, शेंज़न है, कि किधर भी चारों जगह जाके फूट सकता है। हुँ, दुश्मन का जो चाइना का जो ग्राउंड मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम है, वो एक को ही ट्रैक कर सकता है। अभी उनके पास जो है HQ-19 है, इट कैन ट्रैक ओनली वन। ओके। तो एक तरह से आप समझ लीजिए, चाइना विल नॉट बी एबल टू ट्रैक एनीथिंग, जिसमें हम 2 डेकॉय न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकते हैं, मतलब ऑक्सिलेट, मतलब जो है ही नहीं। और 2 में हम समझ लीजिए हम न्यूक्लियर वॉरहेड रखें।
तो बाई चांस बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिचुएशन में एक को भी अगर चाइना न्यूट्रलाइज़ कर देता तो एक एक वॉरहेड अपने टारगेट को हिट करेगा ही और बाकी 2 तो ऐसे ही चलेगा। तो ये सब चीज़ें ना पहले नहीं थी भारत के पास। और आपने कल देखा है कि कैसे चाइना ने भारत के साथ कोऑपरेशन की बात कर दी थी। कुछ दिन पहले चाइना ने ये भी बोल दिया था कि कि इट टेक्स टू टू डू अ टैंगो। बोला कि एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड डांस विद ईच अदर। वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया। India and China are the next are the 21st century belongs to the Asians. तो इट्स एन एशियन सेंचुरी ये सब बात करता रहता है चाइना क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि भारत ने अपनी मिसाइल्स डेवलपमेंट जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ा ली है। अब ऐसा है कि चाइना के इंटरसेप्टर्स भी अ, इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। वो मैक्सिमम एक वॉरहेड को कर लोगे। बाकी 3 तो लगेंगे ही ना और एक में कम चाहे तो हम उनको डरा भी सकते हैं कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड भेज सकते हैं। तो इस सब चीज़ से चाइना डरा हुआ है। चाइना को समझ में आ गया कि भारत के साथ दोस्ती करने में ही फ़ायदा है क्योंकि आज की डेट में उनके पास हमारे जो मिसाइल्स हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। तो वो बात कर रहा है दोस्ती की और जिस हिसाब से अमेरिका ने भी सैंक्शन लगाया है, तो भी चाइना एक तरह से हमसे दोस्ती करना चाहता है। बस मैं आपके यहाँ पे एक और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक खबर नहीं मैं एक और एक खबर देना चाहता हूँ। देखिए, हमने बात की थी भारत की अस्त्र मिसाइल की, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक मैनेजमेंट सिस्टम, जो अब क्या है कि हमारे सुखोई में जो ये अस्त्र मिसाइल है, पीवी-रैम मिसाइल, हम तेजस में लगाते हैं। हमारे पास सुखोई के 272 प्लेन हैं, ठीक है? और इस सुखोई के 272 प्लेन में हमारे पास एक रशियन वेरिएंट ऑलरेडी था, उसका था आर-77 तो इसकी जो रेंज थी थोड़ी कम थी। अब इसकी जो एडवांस वर्ज़न है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है आर-37M इसकी जो स्पीड है माक 6 है, मतलब साउंड से 6 टाइम्स ज़्यादा है। सेकंड इसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर्स है, हाइपरसोनिक स्पीड से जाती है। रशिया ने बोल दिया है कि भारत को ये वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। इसका चाहे तो भारत को प्रोडक्शन भी कर सकता है। भारत चाहे तो इंटीग्रेट कर सकता है इसको अपने एक्जिस्टिंग सुखोई से और आप चाहे तो इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो रशिया इज़ ऑफरिंग दैट दीज़ मिसाइल सिस्टम क्योंकि रशिया को लग रहा है कि भारत के साथ उसका एस सुखोई 57 में करार हो जाए। तो ये मिसाइल डिज़ाइन की गई है सुखोई 57 के हिसाब से। अभी तक सुखोई 57 का हमने करार साइन नहीं किया है। बट रशिया अभी भी भारत को एक तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो एडवांस मिसाइल सिस्टम जो भी है इसके, वो हमें देने को तैयार है। इनफैक्ट इसका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है प्रीवियस प्लेन्स है सुखोई 30 के साथ भी इंटीग्रेट करने के लिए रेडी है। पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाइए, लोकल कंपोनेंट्स लीजिए, आप आईपी राइट्स चाहिए तो वो ले लीजिए, एक्सपोर्ट आपको करना है तो उसके बाद में वो कर सकते हैं। तो रशिया ने टोटल चीज़ दे दी है और ये जो मिसाइल आने से भारत की सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सोचिए आप अपने देश में ही रह के 400 किलोमीटर दूर आप वो मिसाइल छोड़ सकते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड डाल के रख सकते हैं। तो जनरली मैंने लास्ट टाइम भी जैसे बोला था कि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो नहीं है, बट एक्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट के साथ अगर हम थोड़ा मिसाइल सिस्टम्स को जो हमारे एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, उनको अगर हम थोड़ा-सा डेवलपमेंट कर लें और उनकी स्पीड हम कंट्रोल कर सकें, स्पीड को भी बढ़ा दें और मिड फ्लाइट में थोड़ा-सा चेंजेस कर सकते हैं, टारगेट्स को मतलब, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आजकल भारत वही काम कर रहा है। एक तरफ ये भी है कि भारत की एक और एक खबर है कि कावेरी इंजन जिसके ऊपर रशिया में टेस्टिंग हो रही थी 70 घंटे की, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये एक न्यूज़ आया है, वो तो ठीक है, वो छोटी-मोटी न्यूज़ है। बट ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इनफैक्ट हमारे पास भले ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ना हो, बट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऐसी है कि हम भारत के अंदर रह के, सीमा में रह के, हम दुश्मनों को एक तरह से मज़ा चखा सकते हैं।
में जैसे मैंने आपको बता दिया आर्मी जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये R-37M मिसाइल्स है जो हम एयरक्राफ्ट के थ्रू छोड़ सकते हैं। और इससे आप समझ जाइए कि चाइना को भी समझ में आ रहा है कि उसके डिफेंस सिस्टम्स भारत की कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर भी नहीं पाएँगे। तो इसका मतलब है कि चाइना को भी मालूम है और वो हमसे आज दोस्ती की बात कर रहा है। ओके, तो कहते हैं कि मिलिट्री माइट का क्या असर नज़र आता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आप मिलिट्री माइट शो कर रहे हैं, तो शायद जंग लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसका असर होता है कि बहुत सारे खतरों को, बहुत सारे अनचाही सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है। और चाइना जैसा मुल्क आज भारत से बात कर रहा है, भारत की तारीफ़ कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा बदलाव है। क्या ये सारा कुछ भारत ने जो डिफेंस डेवलपमेंट और जो भी उस दिशा में तरक्की की, उसकी वज़ह से हो रहा है? ये संभलती ये भारत क्या है शक्ति जो जब तक आप शक्ति परीक्षण नहीं करते हो, शक्ति का शक्ति डिस्प्ले प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हो, आप आपको कोई नमस्कार नहीं करने वाला। तो आप जी। चाइना में देख लिया कि भारत के पास वो कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और वो चाहे तो चाइना के अंदर डीप स्ट्राइक चाइना के अंदर भी कर सकता है। और आपको ये भी मालूम है कि भारत अभी फिलीपाइंस को उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। इंडोनेशिया रेडी है, वियतनाम रेडी है और भी हुँ, कंट्रीज जो इंडो पैसिफिक में है, साउथ चाइना सी में, वो भारत से हेल्प भी माँग रहे हैं। अभी हुँ। न्यूज़ीलैंड के राष्ट्रपति भी भारत आए हुए हैं। उन्होंने भी बोल दिया है कि भारत के साथ वो डिफेंस पैक्ट करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है, जापान चाहता है। तो कहीं न कहीं इंडिया इज़ द मोस्ट वांटेड कंट्री वांटेड मीन्स शॉर्ट कंट्री इन द एशिया पैसिफिक फॉर डिफेंस कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट। मोस्ट आपको डिज़ायर्ड यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट डिज़ायर्ड, मोस्ट ट्रस्टेड, ट्रस्टेड, डिज़ायर्ड बिकॉज़ नॉट डिज़ायर्ड in a other ways, but desired प्रेफरेबल, preferable of course in that way. हुँ। यस, द मोस्ट प्रेफरेबल, द Most मोस्ट preferred ट्रस्टेड, trusted partner. यस, द रिलायबल पार्टनर That's right. अमेरिका Most trusted, अमे reliable partner. अमेरिका भी आज की डेट में रिलायबल नहीं है क्योंकि उन्होंने भी जापान को बोल दिया है आप अपना मिलिट्री डिफेंस बजट 1% से 3% बढ़ाओ तभी हम हुँ। कर पाएंगे। यूरोप तो ऐसे ही यूरोप आपने देखा ही है कि कैसे यूरोप और अमेरिका के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं। नेटो जो अलायंस है वो भी ब्रेकडाउन के कगार पे है। तो इस सब रीजन में अगर देखा जाए तो भारत का जो डिफेंस के अंदर जो ग्लोबल जो इंडो पैसिफिक है, भारत का रोल बढ़ने वाला है। और भारत का रोल बढ़ने से और यूएस ने एक तरह से बोल भी दिया कि आईओआर जो इंडियन ओशन रीजन है, उसमें भारत जो चाहे वो कर सकता है। और आपने देखा है कि भारत ने बहुत साथ जैसे इवन चाइनीज शिप एक जो सिंक हो रही थी, उसको भी उन्होंने भी एसओएस भेजा था, तो भारत ने अपनी नेवल शिप्स भेज के चाइनीज़ सेलर्स को भी बचाया था। तो ये देखिए कि इट इज़ जस्ट नॉट कि हम अपने दोस्तों को ही बचाते हैं, अगर हमारे एनिमी शिप्स भी अगर उनके सेलर्स आर इन डिस्ट्रेस, हम उनको भी जाके सेव करते हैं। तो एक ट्रस्ट फैक्टर आ चुका है भारत के अंदर और इनफैक्ट भारत ने बोल भी दिया कि वी आर नॉट एमिंग फॉर एनी एक्सपेंशन एजेंडा बट we will continue developing our missiles. We will be continuing developing our defense capabilities to ensure that आप हम पे अटैक ना कर सको। ये क्लियर कट मैसेज दे दिया। बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक में जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, ख़ास तौर से बलूचिस्तान के हवाले से देखा जाए, भारत के रोल को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि भारत को किस तरह का किरदार प्ले करना चाहिए, भारत को क्या खुलकर पाकिस्तान के साथ डिप्लोमैटिकल या जो भी रिश्ते हैं हालाँकि मतलब क्या ही रिश्ते बोले, उन सबको साइड करते हुए क्या बलूचिस्तान के लिए खुलकर बात करनी चाहिए? ऑल्दो प्रधानमंत्री मोदी बात कर चुके हैं बलूचिस्तान के लिए। लेकिन जो 71 में स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जिस तरह से खुलकर आए थे, अभी तक बलूचिस्तान के हवाले से वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्या जो डिफेंस के क्षेत्र में या डिफेंस सेक्टर में भारत तरक्की कर रहा है, उसका अ, फ़ायदा बलूचिस्तान में मिल सकता है क्या? बलूचों को आज़ादी दिलाने में वो कुछ कारगर साबित हो सकता है? देखिए मैंने
मैं आपको ये बता देता हूँ कि बलूचिस्तान का जो हिस्सा है पाकिस्तान का, वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, उसका कुछ हिस्सा ईरान में भी है, कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में भी है। अगर आप बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस की बात करते हो, आपके रिश्ते तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ खराब है, आप उनको करोगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन द प्रोसेस आप अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट उससे खराब कर दोगे, ईरान से खराब कर दोगे। तो मेरे हिसाब से भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके रिलेशन ईरान के साथ खराब हो, उसके रिलेशन जो अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने अच्छे किए हैं, वो खराब हो। हमें भारत जो प्रधानमंत्री है उन्होंने सही नीति अपनाई है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ना तो हमको उनको सपोर्ट देना है, ना कुछ बताना है। हाँ, डिस्क्रीटली अगर भारत कुछ सपोर्ट दे रहा हो तो मुझे नहीं मालूम, बट ये मेरा मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री अभी कुछ भी नहीं करने वाले इसके ऊपर, क्योंकि बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में है और ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, वहाँ से हमारे को तेल आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बलूचिस्तान के लोगों की बात की थी लाल किले के प्राचीर से, तो फिर वो क्या था? और देखिए हमारे ईरान से रिश्ते तो पुराने ही हैं, ऐसा तो नहीं कि ईरान से अभी देखिए रिश्ते देखिए, आपकी बात सही है कि 2016 में किए थे। तो कहीं न कहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला होगा, तो कहीं न कहीं ईरान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया हो, कि हमें एक बार बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ऐसा है कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे नहीं, क्योंकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ रहेंगे, उनसे बात करके ही देने वाले। और आप देख रखे हैं 2016 के बाद आज तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला है। इनफैक्ट 2021 में भारत के प्रधानमंत्री ने ताइवान के इंडिपेंडेंस के डे के लिए भी सपोर्ट किया था। यहाँ पे ताइवानीज़ डे भी बनाया था, ठीक है? हुँ, पर 22 में नहीं किया था, 23 में नहीं किया था, 24 में नहीं किया था। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि जब ज़रूरत होती है, तब हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत अभी कहीं भी सपोर्ट नहीं करेगा बलूचिस्तान को। और आज जो बलूचिस्तान में स्थिति है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी बता दिया है कि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका इन्वॉल्व्ड है और जिसके अंदर अगर वहाँ पे जो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको अगर सपोर्ट कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इज़राइल कर रहा होगा। और जो भी अननोन गनमैन हैं, इनको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, इंटेलिजेंस सपोर्ट है, इट वुड बी डन बाय द मोसाद। और आप ये भी देखिए ना, मेहरान बलोच को इस बार नॉमिनेट किया गया है फॉर नोबेल पीस प्राइज़। तो बहुत सारी बातें आप समझ जाइए, क्लियर कट क्लियर नज़र आती है कि इसमें अंकल सैम इज़ इंटरेस्टेड, क्योंकि अंकल सैम को आज एक ही है, ग्रीनलैंड में भी रेयर अर्थ मिनरल्स दिखता है, तो उन्होंने तो बोल ही दिया कि मैं परचेज़ करने वाला हूँ ग्रीनलैंड को, ले लूँगा हुँ, कैसे भी, आपको तो आना ही है। हुँ, और फिर आपने देखा कि यूक्रेन के अंदर भी वो 50% रिसोर्सेज़ की बात कर रहे हैं। हुँ, बलूचिस्तान के अंदर आपको मालूम है यूरेनियम है, कॉपर है, गोल्ड हुँ, है, नेचुरल गैस है, पूरा रिसोर्सेज़ उधर है। हुँ, और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की जो हुँ, 24 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1 एंड हाफ करोड़ की पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की। और उधर एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। तो अमेरिका का मानना है कि बलूचिस्तान के अंदर अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंस होता है, तो बलूचिस्तान का बॉर्डर किससे शेयर होता है? ईरान के साथ। और आपको मालूम है ईरान के ऊपर वो मैक्सिमम प्रेशर डाल रहा है अमेरिका। आपने देखा ही है कैसे इज़राइल गाज़ा में हमला कर रहा है, अमेरिका हूथीज़ के ऊपर हमला कर रहा है और बलूचिस्तान में बलोच नेशनल आर्मी पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर कर रही है। तो जब काम होता है अमेरिका का, वो एक जगह से नहीं होता है, वो मल्टीपल जो बोलते हैं ना लीवर्स, उसको मल्टीपल लेवल्स, हाँ, मल्टीपल हाँ, फ्रंट्स। हाँ, वो वैसे करता है, तो कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी में करेगा। तो आपका आदमी करेगा क्या? पाकिस्तान फोर्सेस करेंगे क्या? और वहाँ पे आपने देखा है कि अफ़गान बॉर्डर पे तालिबान वाले रेडी हैं, तालिबान फाइटर्स, वो तो मरने-मारने के लिए रेडी रहते हैं। हुँ, तो उनको मालूम है कि उनका एक-एक का जो लड़ाकू है, अगर वो सब अगर फिदायीन बन जाए, तो पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। क्योंकि उनको जीने-मरने से कोई मतलब नहीं है, 72 ऊँट उनको मिल जाए बस काफ़ी है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान डरा हुआ भी है। आप ये देखिए इतना कुछ होने के बाद 214 और 90 304 सोल्जर्स को मार दिया बलोच नेशनल आर्मी ने। और
उसके बाद बताया जाता है कि 2,500 पाकिस्तानी फोर्सेस जो पर्सनल है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है आर्मी से, उन्होंने डिसर्ट कर दिया। वैसा दहशत आ चुका है। तो मेरा मानना ये है जब काम चल रहा है, भारत को बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन ऑटोमैटिकली डेवलप होगी, ऑटोमैटिकली इम्प्लोजन होगा। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और भारतीय प्रधानमंत्री सही काम कर रहे हैं। 21 में ताइवान को सपोर्ट किया था, 24 में बात ही नहीं कर रहे ना, 25 में बात कहाँ कर रहे हैं, ताइवान के रिलेशन में। जब ज़रूरी होगा तब हम करेंगे। हर टाइम पे हम झंडा लेके नहीं खड़े हो सकते। और ये जो लाल किले की बात की है 2016 में किया, आज 2025 है, वो सोचिए ना, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में ऐसे काम नहीं होता। तो बलूचिस्तान के लोगों की बात ख़ैर हम बाद में करेंगे, लेकिन हम जो अग्नि 5 अपडेट पे हम बात कर रहे थे, किस तरह से अग्नि 5 को लेकर डीआरडीओ की तरफ से अपडेट आया है कि वो 4 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। ये बड़ी खबर पे थे और हम वहाँ से हम घूमते-घूमते हम बलूचिस्तान पहुँच गए। फिर देखिए, जी। सिंपल है, अगर हम ओडिशा से अगर अगर हम अग्नि 5 को छोड़ें, अगर हमको रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, चारों को अगर खत्म करना है तो वो एक मिसाइल काफ़ी है। सिंपल सी बात। हाँ, अब देखिए वो मिसाइल अग्नि 5 कहाँ किसके काम आएगा, ये बड़ा सवाल है। और लोग जो हमें देख रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि अग्नि 5 का इस्तेमाल कहाँ होगा। है ना उमेश जी? बरोबर। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।